साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी जो भाषा है मातृभाषा हिंदी और उसकी लिपि देवनागरी है। ऐसे ही हमारी जो हिंदी है ना, उसकी जो उत्पत्ति हुई है वो संस्कृत से हुई है और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी है। ठीक है। और भारत की जो अधिकांश भाषाएं हैं वो देवनागरी लिपि में ही लिखी जाती हैं। ठीक है। अब देखिए, जैसे रोमन लिपि है, अंग्रेजी उसकी भाषा है, यानी कि अंग्रेजी भाषा की लिपि क्या है, रोमन लिपि है। तो आज हम पढ़ेंगे इस वीडियो में कि क्या उसकी विशेषताएं हैं, गुण क्या हैं हमारी देवनागरी लिपि के और उसके दोष क्या हैं। तो बने रहिए अंत तक। आज बहुत इम्पोर्टेंट ये टॉपिक होने वाला है और हमारी परीक्षाओं में अब इससे प्रश्न बनने लग गए हैं, तो आपको ये टॉपिक पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। ठीक। तो यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले जो नोटिफिकेशंस हैं, जो वीडियोस हैं, वो आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले है हमारी देवनागरी लिपि की जो पहली विशेषता है वो क्या है, वैज्ञानिक लिपि। देखो, जो हमारी संस्कृत है ना भाषा, वो वैज्ञानिक भाषा है और लिपि देवनागरी लिपि है, तो वो अपने आप में क्या है, देवनागरी लिपि क्या है, वैज्ञानिक लिपि है। अब इसका वैज्ञानिक होने के पीछे क्या कारण है, बहुत से कारण हैं, लेकिन जो सबसे पहला कारण है और सबसे बड़ा कारण है वो है इसका जो क्रम है ना, वो वैज्ञानिक क्रम है। ठीक है। तो कैसे हैं, जब भाषा वैज्ञानिकों ने इसका निर्माण किया तो उस समय क्या किया, सबसे पहले जो वर्ण थे, जैसे हम अगर आपने अभी तक मेरा जो वर्णमाला वाला वीडियो नहीं है ना, वो जो वीडियो आपने नहीं देखा है उसको आप ज़रूर जा कर के देख लीजिए, क्योंकि जब तक आपको वो वर्णमाला वाली समझ में नहीं आएगा तो शायद कुछ जो अक्षर से यहाँ पे कुछ शब्द हैं वो आपको समझ में नहीं आए, तो वो ज़रूर आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप उसे ज़रूर जा कर के देख लीजिए। देखो, जो इसका क्रम है ना, वो कंठ से तालु, क्योंकि स्वर यंत्र में सबसे नीचे जो स्तर पे आता है सबसे पहले वो कंठ आता है, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दंत, फिर होष्ठ और फिर नासिका। ठीक है। तो वर्णों का जो क्रम भी है ना, वो इसी क्रम में रखा गया है, ठीक, भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा। दूसरा है हमारा अक्षरों के क्रम में वैज्ञानिकता। तो पहले क्या आते हैं, स्वर आते हैं और फिर उसके बाद व्यंजन आते हैं। अगर हम रोमन लिपि से इसको कंपेयर करें, रोमन यानी कि अंग्रेजी, ठीक है, तो उसमें क्या है, क्या आपने देखा होगा जब हम उसके अल्फ़ाबेट पढ़ते हैं तो क्या उसमें स्वर और व्यंजन या जो होते हैं वो क्या अलग अलग रखे गए हैं, नहीं। ए आपने देखा होगा, ए, उसके बाद बी सी डी ई, फिर इसके बाद ई, फिर मतलब बीच बीच में रखे हैं 5, उसमें वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं और वही क्या है, उनका ही क्रम मतलब एक जगह पे उन्हें नहीं रखा गया है। ठीक है। लेकिन हमारी देवनागरी लिपि की क्या विशेषता है, स्वरों को अलग करके रखा गया है और उसके बाद क्या आते हैं, व्यंजन आते हैं। ठीक। अब देखो, उसके बाद तीसरी विशेषता है लेखन और उच्चारण की समानता, यानी कि हम जो वर्ण लिखते हैं, क लिख रहे हैं तो उसके लिए क का ही उच्चारण करते हैं, जबकि रोमन में ऐसा नहीं होता है। रोमन में कभी कभी क के लिए के आता है, कभी कभी सी भी आ जाता है ना। तो इस तरह से हम मतलब वहाँ पे कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि आखिर किसका कहाँ पे उच्चारण करें, है ना, जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक। तो ये एक विशेषता है इसकी। फिर है मात्रा व्यवस्था। मात्रा व्यवस्था मैंने आपको वर्णमाला वाले वीडियो में बताया था कि स्वर की क्या होती हैं, मात्राएं होती हैं, और जब स्वर स्वतंत्र होता है तो स्वतंत्र रूप में अपने वास्तविक रूप में होता है, और जब किसी व्यंजन के साथ जुड़ जाता है तो वो अपने मात्रिक रूप में होता है। जैसे मात्रिक रूप क्या होती है, जैसे मान लो आ है ना, तो आ की क्या है, ये मात्रा लगी हुई है। ठीक है। तो अभी ये क्या है, अपने वास्तविक रूप में है। ठीक। लेकिन जब हम रा लिखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो मैंने आम लिखा और यहाँ पे मैंने राम लिखा। ठीक है। तो जहाँ हम ऊपर आम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, तो यहाँ पे स्वर जो आ है वो अपने वास्तविक रूप में है। ठीक है। और जब हम यहाँ देख रहे हैं, यहाँ भी आ लगा हुआ है लेकिन रौ के साथ है, रौ क्या है, व्यंजन है, तो व्यंजन के साथ जब आया है तो अपने मात्रिक रूप में आया है। केवल मात्रा आपको दिख रही है ना, ये वाली, तो मात्रिक रूप में है। तो इस तरह से जो स्वर होते हैं ना, वो यहाँ पे इनकी मात्रा व्यवस्था। ऐसे ही ई की मात्रा, सॉरी,
ऐसे ही ई की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती है। ई की मात्रा क्या होती है, इस तरह से होती है ना, होती है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे मात्रा व्यवस्था की गई है, ठीक। अच्छा, इसके बाद है शिरोरेखा का प्रयोग। शिरोरेखा मतलब जब हम कोई भी शब्द लिखते हैं ना, ये तो इसके ऊपर हमने क्या डाली, ये लाइन डाली, तो इसी को कहते हैं शिरोरेखा। अब देखो कई बार लोग ऐसे लिख देते हैं राम ने, देखो अगर आप किसी बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पे आपको लिखित परीक्षा देनी होती है, चलो ऑप्शनल, जब हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अब तो सारी पेपर परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव होती है, तो वहाँ पे तो खैर नहीं पूछा जाता है। लेकिन अगर कभी आपको कोई अच्छी परीक्षा, किसी बड़ी एग्ज़ाम में जहाँ पे आपको लिखित परीक्षा देनी हो ना, तो कभी भी जल्दबाजी के चक्कर में आप सिरोरेखा डालना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्यों? क्योंकि ये जो सिरोरेखा है ना, जब तक आप हिंदी देवनागरी लिपि में कोई वर्ण लिख रहे हो तो आप बिना सिरोरेखा के नहीं लिख सकते हो। चाहे आपने कितना भी अच्छा लिखा आंसर, कितना भी कुछ मतलब बहुत सटीक आपने लिखा हो, लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में सिरोरेखा नहीं लगाई तो आपके 0 नंबर आ जाएंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि बिना सिरोरेखा की हमारी जो देवनागरी लिपि है वो पूर्ण नहीं मानी जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। फिर है एक वर्ण एक संकेत। यहाँ पे क्या है हमारे यहाँ में, जैसे मैंने ऊपर भी बताया था, जैसे क बोल रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ क एक ही संकेत आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्या है, रोमन की बात करें तो रोमन में आपने देखा होगा क के लिए सी भी मिल जाता है, क के लिए के भी मिल जाता है ना, मिलता है ना। तो इसी तरह से यहाँ पे क्या है, एक वर्ण के लिए एक संकेत है, ठीक। व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति। व्यंजन संयोग की प्रवृत्ति कैसे है, देखो जैसे मैंने यहाँ पे प्रवृत्ति लिखा है ना, तो जैसे अब देखो अगर मुझे जैसे प्रवृत्ति की ही बात हो रही है ना, देखो प्रवृत्ति इतने छोटे से, मतलब इतने छोटे से वर्ण में हमने क्या कर दिया, पौ के साथ आधा आना था, तो इसको इस तरह से, इसके पदेन रूप ये रौ का है, तो यहाँ से इसको इस तरह से मतलब एडजस्ट कर दिया कि हमारी जगह भी कम बच जाए और हमारा जो अक्षर है, जो शब्द है वो भी अच्छा लिख जाए। तो जबकि अगर हमें प्रवृत्ति इंग्लिश में लिखना हो तो आई थिंक ऐसे ही हम उसको लिखेंगे, ठीक है, प्रवृत्ति। तो देखो कितने सारे हमें अक्षरों का इस्तेमाल करना पड़ा है ना, तो बहुत लंबा भी हो गया और बहुत जगह भी हमने इसकी ले ली इसने। तो हमारे यहाँ पे क्या है, व्यंजन संयोग की, इसको कहते हैं व्यंजन संयोग, ठीक है। तो व्यंजन संयोग की क्या है यहाँ पे, प्रवृत्ति है, ठीक है। अब हम इसके दोषों की बात करते हैं। देखो वैसे तो हमारी देवनागरी लिपि में बहुत बड़े दोष नहीं हैं, लेकिन फिर भी अभी अब तो खैर भाषा वैज्ञानिकों ने समय समय पर इसकी जो लिखावट है या इसके जो वर्ण हैं उनमें चेंजेस किए हैं, उनको एक कह सकते हैं ना कि परिनिष्ठित किया है, ठीक है। तो अब वो काफ़ी परिष्कृत हो चुकी है, छन छन करके बहुत शुद्ध अब बन चुकी है। तो अब उतनी जटिलता उसमें नहीं रह गई है, लेकिन कुछ वर्ण अभी भी हैं जो थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन पैदा करते हैं या थोड़ा कह सकते हैं कि समय साध्य हैं। देखो सबसे पहला है अक्षरों की बनावट में जटिलता। देखो कई बार अक्षर लोग बना नहीं पाते हैं, है ना। और कई और भी वर्ण हैं, जैसे त्र तो खैर इजी है, लेकिन जैसे अगर देखो आधा तौ लिखना हो तो कई बार इस तरह से लोग लिख देते हैं, लेकिन इसको कई बार लोग क्या पढ़ लेते हैं, आधा नौ, ठीक है। तो ये भी काफ़ी थोड़ा जटिलता हम इसे कहेंगे। समय साध्य। समय साध्य कैसे है, देखो जब हम लिखते हैं ना, राम लिखते हैं, अगर हम देखो मैंने अभी उदाहरण भी दिया था, राम का घर, अगर हमें सीधे लिखना हो तो हम क्या करते हैं, इस तरह से लिख दें, लेकिन जैसे ही हम इसके ऊपर सिरोरेखा डालने लग जाते हैं तो थोड़ा सा हमारा समय ज़्यादा लग जाता है, लगता है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि ये क्या है, समय साध्य है, ठीक है। और अगर सिरोरेखा नहीं लगाएंगे तो आप जानते हैं क्या होगा, अशुद्ध मानी जाएगी, है ना। तो जो लोग अभी तक सिरोरेखा नहीं डाल रहे थे तो वो भी प्रैक्टिस कर लीजिए सिरोरेखा डालने की, ठीक है। तो चलिए अगला है वर्णों की अधिकता। वर्णों की अधिकता क्या है, हमारे पास बहुत सारे, अब तो खैर उतने नहीं रह गए, लेकिन पहले अब ये तो लुप्त हो गया है, ठीक है। और बहुत सारे वर्ण थे जो अधिक थे, ठीक है, मतलब वर्णमाला में, तो अब वो लुप्त हो चुके हैं और कुछ कुछ अभी भी हैं, तो इसलिए
जैसे अक्षतराज्ञों कई बार कहते हैं कि जब दो वर्णों के मेल से ये बनता है तो फिर इसको रखने की क्या ज़रूरत है, इस तरह से। तो कुछ नियम इनके भी हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला है, चौथा है टंकण में कठिनाई। देखो आज ऑनलाइन सब चीज़ें होती है, हम सब जानते हैं। तो जो हमारा जो टाइपिंग बोर्ड होता है उस पर सारी चीज़ें इंग्लिश में लिखी होती हैं, अल्फ़ाबेटिकली जो होती है सारी। तो हिंदी का अब तो बनने लग गए हैं, लेकिन उसमें इजी नहीं है कि हमें टंकण में जैसे आधा तौ लिखना हो या इस तरह से। तो उसके लिए बहुत हमें एक प्रोसेस के थ्रू वो सारी चीज़ें याद करनी पड़ती हैं या सीखनी पड़ती हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें थोड़ा दिक्कत आ जाती है टंकण में। ठीक है, संयुक्त व्यंजन अगर हमें लिखने हो तो हमें क भी लिखना पड़ेगा, श भी लिखना पड़ेगा, ठीक है, अ भी लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से मिला करके तब जाके ये एक वर्ण पूरा हो जाता है। तो या फिर हमें बहुत लंबी शॉर्टकट कीज़ जो होती हैं वो याद करनी पड़ती हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि टंकण में इसमें थोड़ी सी अभी कठिनाई है, आने वाले समय में वो भी सॉल्व हो जाएगी, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। ठीक है, देखो अब तो बहुत सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं जिनमें आपको टंकण की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप बोल कर भी उसको सीधे सीधे हिंदी में ट्रांसलेट कर सकते हो। उसको मैं आने वाली वीडियो में समझाऊंगी कि कौन कौन सी वो ऑनलाइन क्या हिंदी की अभी स्थिति है, तो उस पर हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, अभी हम केवल इसके गुण दोष देख रहे हैं। देखो अनावश्यक वर्ण, देखो अनावश्यक तो उन्हें हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ स्थान हैं जहाँ पे हमें लगता है कि जब एक श है तो फिर बाकी दो की क्या आवश्यकता है। ठीक है, जब री इस तरह से हम री इस तरह से लिखते हैं तो फिर इस री की क्या आवश्यकता है। तो कुछ कुछ वर्ण क्या है अनावश्यक से जान पड़ते हैं। ठीक है, 100 में तो लोग बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन करते हैं, क्योंकि वर्तनी शुद्धि में जब प्रश्न आते हैं तो हमें वहाँ पे समझ में नहीं आता है कि माफ़ कीजिए कौन सा 100 लिखना चाहिए। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, इसकी ये विशेषता, इसका एक ये गुण है, सॉरी दोष है। ठीक है, फिर है मात्राओं का अनिश्चित क्रम। तो इसमें क्या है, मात्राओं का अनिश्चित क्रम कैसे है। देखो ऐसे तो एक विशेषता है कि इसमें मात्राएं व्यवस्था है, लेकिन अपने आप में ये एक दोष भी है। कैसे, क्योंकि जब हम ई की मात्रा लिखते हैं ना तो ये तो ऊपर लगती है सिरोरेखा से, ओ की मात्रा लगाते हैं तो वो वर्ण के नीचे आ जाती है, ए आई की मात्रा फिर इस तरह से ऊपर आ जाती है। तो ये एक अनिश्चितता इसे हम कह सकते हैं। ठीक है, कोई ऊपर कोई नीचे, कोई आगे कोई पीछे। तो इस तरह से वर्णों इसमें मात्राओं की क्या है, एक अनिश्चित क्रम है, जिसकी वजह से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, कि कौन सी ई लिखें, ई कौन सी लिखें, ई कौन सी लिखें, है ना। तो ये थे हमारी देवनागरी लिपि के गुण दोष। हमारा ये टॉपिक आज समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ज़रूर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो। और अगर समझ में आया, आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए कि आपको कौन से टॉपिक को पढ़ना है, किस टॉपिक को लेकर के आप कंफ्यूज रहते हैं, या कौन से टॉपिक आपको पढ़ना आप समझ नहीं पाते हैं। मैं कोशिश करूँगी उस पर वीडियो लेकर आऊँ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा, बने रहिए चैनल में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।